तो 17 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। हुआ ये है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला वायरस के एक नए और बेहद खतरनाक वेरिएंट का आउटब्रेक हुआ है और इसके चलते ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन तमाम वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स को डीकोड करेंगे जो इस नए खतरे को इतना सीरियस बनाते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटे से इलाके का आउटब्रेक अब पूरी दुनिया की टेंशन बन गया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम 6 प्रमुख हिस्सों पर बात करेंगे। इबोला का नया खतरा, इसके फैलाव की प्रक्रिया, जानलेवा वायरसों की तुलना, दशकों के आउटब्रेक्स, जियोपॉलिटिकल प्रभाव और आखिर में आपातकाल के लिए तैयारी। मतलब हम एक माइक्रोस्कोपिक वायरस की बायोलॉजी से शुरू करके उन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स तक जाएंगे जो इस बीमारी को रोकने में सबसे बड़ी अड़चन बने हुए हैं। भाग 1, इबोला का नया खतरा। सबसे पहले जरा कॉन्गो के इस मौजूदा संकट को समझते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल इबोला नहीं है, बल्कि बुनीबुजियो वेरिएंट का एक नया रूप है। इसे आप इबोला का प्रो मैक्स वर्जन कह सकते हैं। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस नए वेरिएंट की औसत मृत्यु दर 25 से 40% के बीच है। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। और जो बात इस पूरी सिचुएशन को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि फिलहाल हमारे पास इस वेरिएंट के लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या कोई खास इलाज मौजूद नहीं है। अगर हम अभी के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है। अब तक 140 कंफर्म मौतें हो चुकी हैं और 600 से ज्यादा सस्पेक्टेड केस हैं। दिक्कत यह है कि ये वायरस अब दूर दराज के जंगलों से निकलकर इतूरी और उत्तरी कीबू जैसे घनी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इलाकों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसका असर ये हुआ कि 6 अमेरिकी नागरिक भी इससे संक्रमित हो गए, जिनमें से एक को तो तुरंत जर्मनी एयरलिफ्ट करना पड़ा। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 18 मई को उन विदेशी नागरिकों के एंट्री पर बैन लगा दिया है जो हाल ही में कांगो, साउथ सूडान या युगांडा होकर आए हैं। भाग 2, फैलाव की प्रक्रिया। अब देखते हैं इस आउटब्रेक की टाइमलाइन को कि आखिर ये वायरस सिस्टम की नज़रों से बचकर इतना कैसे फैल गया। तो हुआ ये कि ट्रैकिंग में एक बहुत बड़ी या यूं कहें कि जानलेवा देरी हुई। 24 अप्रैल को एक 59 साल के हेल्थ वर्कर में पहला केस मिला, जिनकी मौत भी हो गई। लेकिन WHO को इसके बारे में 5 मई तक कोई अलर्ट ही नहीं मिला। ये जो 2 हफ्ते का गैप था ना, ये बहुत भारी पड़ा। 16 मई आते आते ये वायरस युगांडा की राजधानी कंपाला तक पहुंच गया। वहां 2 ऐसे कंफर्म केस मिले जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। और याद रखिए, कंपाला कोई छोटा शहर नहीं है। वहां रोजाना 40 लाख लोग काम के लिए आते जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये वायरस शरीर के साथ करता क्या है। इसकी प्रोसेस बेहद खौफनाक है। शुरुआती इंक्यूबेशन पीरियड जो 2 से 21 दिन का होता है, उसमें लक्षण बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, जैसे हल्का बुखार, थकान या बदन दर्द। इसी वजह से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और पहचान में देरी हो जाती है। लेकिन इसके बाद अचानक शरीर के अंदर और बाहर अनियंत्रित ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर और एक बेहद दर्दनाक मौत का कारण बनती है। भाग 3, जानलेवा वायरसों की तुलना। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नया इबोला स्ट्रेन हाल ही में चर्चा में रहे हंटा वायरस या फिर कोविड-19 की तुलना में कैसे अलग तरीके से काम करता है। अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे बड़ा फर्क इनके फैलने के तरीके यानी ट्रांसमिशन में है। देखिए, इबोला कोविड-19 की तरह हवा से या एयरबॉर्न होकर नहीं फैलता। हंता वायरस भी चूहों की धूल या यूरिन से फैलता है और उसकी रफ्तार काफ़ी कम है। लेकिन इबोला ये संक्रमित इंसान के खून, पसीने या आंसुओं जैसे शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से बहुत ही अग्रेसिव तरीके से फैलता है। यहाँ तक कि अगर अंतिम संस्कार के दौरान शव को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो वहाँ भी संक्रमण फैलने का रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इस पूरे इन्फेक्शन के खेल की शुरुआत होती है एक स्पिल ओवर मोमेंट से। स्पिल ओवर मोमेंट यानी वो एग्जैक्ट टाइम जब कोई वायरस अपने जानवर होस्ट से निकलकर सीधे किसी इंसान के शरीर में छलांग लगाता है। इबोला के केस में वैज्ञानिकों का मानना है कि पेट्रोपोडिडे फैमिली के फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ इसके नेचुरल होस्ट हैं। जब कोई इंसान अनजाने में इनके संपर्क में आता है तो बस वहीं से इंसान में फैलने वाली ये खतरनाक चेन शुरू हो जाती है। भाग 4, दशकों के आउटब्रेक। इस नए खतरे का असली कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे।
1976 में इबोला नदी के पास इसके पहली बार मिलने से लेकर अब तक इसने कैसी तबाही मचाई है, चलिए देखते हैं। और ये ग्राफ बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इबोला का स्केल वक्त के साथ कितना विशाल और भयानक हो गया है। 1976 के पहले आउटब्रेक में 88% की डरावनी मृत्यु दर थी, लेकिन तब 280 मौतें हुई थीं। अब जरा 2014 से 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका की महामारी को देखिए। वहां 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये इस बात का सबूत है कि जब ये वायरस किसी घनी आबादी में एंट्री लेता है तो तबाही का मंजर क्या हो सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या है पता है? जो लोग मरीजों की जान बचाने फ्रंटलाइन पर जाते हैं वो खुद इसके सबसे बड़े शिकार बन जाते हैं। 2014-2016 के आउटब्रेक में 881 हेल्थ वर्कर्स को इन्फेक्शन हुआ और उनमें से 513 वापस नहीं लौट सके। हेल्थ वर्कर्स के लिए 58% का ये मोर्टालिटी रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। भाग 5, जियोपॉलिटिकल प्रभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बीमारी इतनी खतरनाक है तो इसे आइसोलेट क्यों नहीं किया जा रहा? असल में किसी मेडिकल इमरजेंसी को रोकना तब लगभग नामुमकिन हो जाता है जब वो एक अस्थिर जियोपॉलिटिकल जोन में हो। जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि कांगो के पूर्वी हिस्से में इस वक्त 100 से भी ज्यादा हथियारबंद विद्रोही गुट, जिनमें M23 और आईसिस से जुड़े ADF शामिल हैं, खनिजों पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इस भयानक हिंसा की वजह से आम लोगों में इतनी दहशत है कि वो बीमार होने पर भी ट्रीटमेंट सेंटर जाने से डर रहे हैं, और इसी डर का फायदा उठाकर ये वायरस बिना किसी रुकावट के पूरी तरह बेकाबू होकर फैल रहा है। लेकिन रुकावटें सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका सीधा असर ट्रैकिंग पर पड़ रहा है। स्रोतों के अनुसार ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क के डोज डिपार्टमेंट की कॉस्ट कटिंग नीतियों के तहत जनवरी 2025 में $40 बिलियन का USAID बजट फ्रीज कर दिया गया। मार्च 2025 में $100 मिलियन का वो स्टॉप स्पिलओवर प्रोग्राम भी रद्द कर दिया गया, जिसका काम वायरसों को जानवरों से इंसानों में आने से रोकना था। और इसके बाद जनवरी 2026 की डेडलाइन है जब अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से बाहर हो जाएगा। इन फंडिंग कट्स का इम्पैक्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के ट्रैकिंग मॉडल के डेटा को अगर हम देखें तो इस फंडिंग शटडाउन के चलते ग्लोबल लेवल पर 7 लाख जाने गई हैं, जिनमें 5 लाख तो सिर्फ बच्चे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मदद के बंद होने से न सिर्फ अफ्रीका में हिंसक संघर्ष बढ़े हैं, बल्कि बिना ट्रैक की गई बीमारियों का एक विनाशकारी परिणाम पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। देखिए, पुराने आउटब्रेक्स में अमेरिका ने विदेशों में वायरस को वहीं रोकने के लिए अरबों डॉलर लगाए थे, लेकिन इस बार बिना किसी ग्रेजुअल फेज आउट या प्लानिंग के फंडिंग अचानक बंद होने से दुनिया भर में मेडिकल कंटेनमेंट का एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और अब जब 6 अमेरिकी नागरिक भी इससे संक्रमित हैं, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि बिना प्रॉपर ट्रैकिंग और फंडिंग के हमारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। छठा और आखिरी हिस्सा, आपातकाल के लिए तैयारी। तो इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम, आप और एक आम इंसान अपने स्तर पर ऐसे अनचाहे संकटों के लिए क्या कर सकता है? ये सवाल हमें खुद से पूछना ही होगा, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि सच तो ये है कि आज 90% लोग किसी भी अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक नया वायरस या कोई हादसा कभी भी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। अब ग्लोबल महामारियों को रोकना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हमारे हाथ में है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। हर महीने सिर्फ 400 से 500 रुपए के प्रीमियम में एक अच्छा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा सकता है। एक कैशलेस मेडिकल कवर ये सुनिश्चित करता है कि कल को कोई वायरस या बीमारी आपकी सालों की खून पसीने की कमाई को रातों रात जीरो ना कर दे। ये छोटे लेकिन बेहद जरूरी कदम है। और अंत में आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, अगर ये नया स्ट्रेन आगे चलकर और म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? फिलहाल अच्छी बात यह है कि इबोला हवा से नहीं फैलता, लेकिन वायरसों की फितरत होती है बदलना। अगर हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया तो हम बहुत जल्द एक ऐसे ग्लोबल सिनेरियो में हो सकते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। नेचर को हल्के में लेना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।